नमस्कार, मैं हूं महेंद्र दुबे, अपने कैमरामैन इम्तियाज चिश्ती के साथ आपका स्वागत है। महेंद्र की बात आपके साथ, आपकी बात महेंद्र के साथ। आज हम नया मुद्दा लेकर आए हैं। मुद्दा है हिंदी, देश की राष्ट्रभाषा हिंदी। इस भाषा को लेकर हम कहां से चले थे और कहां पहुंचे हैं, इसके बारे में हम लोगों से जानेंगे, छात्रों से जानेंगे और विषय विशेषज्ञों से जानेंगे। हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दमोह के वरिष्ठ साहित्यकार श्री सत्यमोहन वर्मा जी, दमोह के वरिष्ठ साहित्यकार श्री अजीत श्रीवास्तव जी, दमोह की वरिष्ठ कवयित्री सुश्री लक्ष्मी ताम्रकार जी, सुश्री सुसंस्कृति परिहार जी, और हम जिस विद्यालय में खड़े हैं उस विद्यालय की प्राचार्य गुणमाला जैन जी। इसके अलावा हमारे साथ हमारे दो साथी पत्रकार दीपक श्रीवास्तव और मनीष सोनी भी हैं। इसके अलावा इस विद्यालय की छात्राएं हैं। हम इस विद्यालय में इसलिए भी आए हैं क्योंकि दमोह के परिवेश में यदि हम देखें तो हिंदी कहीं बची है तो वो केवल दमोह के सरस्वती शिशु मंदिर में ही बची है। यहाँ की छात्राएं अपनी क्या राय देंगी, दमोह के जानकार विषय के विशेषज्ञ क्या राय देंगे, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्मा जी से। सर, जिस लिहाज से हिंदी का उत्थान होना चाहिए था, आज के परिवेश में हिंदी कहाँ तक ठीक ठाक लगती है आपको? मैं अपनी बात एक छोटी सी मुलाकात वाली बात से करूँगा। हिंदी के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, एक मुलाकात में जब मैंने उनसे हिंदी की चर्चा की तो उन्होंने हिंदी के विकास के बारे में एक बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी की कि जब हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तब महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा। उसके बाद जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश के शासन ने हिंदी को राज्य भाषा कह दिया और उसके 10-15 साल के बाद ये हालत हुई कि हिंदी एक संपर्क भाषा बन गई। तो विकास की जो गति ऊपर की तरफ जानी चाहिए थी वह विलोम अवस्था में नीचे की तरफ जाती है। हिंदी की जो दुर्दशा आज है उसके दो प्रमुख कारण हैं। पहली तो शासन की ढुलमुल नीति और इसके कारण अंग्रेजी को बढ़ावा देना, और दूसरी चीज़ हम हिंदुस्तानियों की एक अजीब सी आदत अंधानुकरण वाली। जब आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तो हम अंग्रेजी का विरोध करते थे, और जब हम आज़ाद हो गए तो अब हम हिंदी का विरोध करते हैं। हमारे स्कूलों में आप देखिए, और ख़ास करके जो पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ पर अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है, अंग्रेज़ी मीडियम से अगर आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आपको वहाँ पर प्रवेश नहीं मिलता है। जैसा कि आपने भी कहा कि केवल सरस्वती स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर हिंदी का वातावरण है, हिंदी के विकास की बात की जाती है, लोग हिंदी में बात करते हैं। पब्लिक स्कूल में अगर लड़के हिंदी में बात करते हैं तो फ़ाइन होता है, दंड मिलता है। और दूसरी चीज़ हमारा साधारण जनमानस, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा दोषी मानता हूँ अभिभावकों को। वे चाहते हैं कि हमारे लड़के अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ें, उन्हें अंग्रेज़ी आए, फ्रेंच आए, वे कंप्यूटर सीखें, और विदेशों में होने वाली जो प्रगति हो उस प्रगति से एक कंपटीशन करने के लिए, एक प्रतियोगिता करने के लिए अंग्रेज़ी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाषा ही नहीं, आप संस्कार में भी देख लीजिए, हमारी वेशभूषा, हमारा रहन सहन, हमारे व्यवहार, हमारे आचार, हमारे संस्कार सारे के सारे पश्चिमी होते चले जा रहे हैं। पश्चिम का जो अंधानुकरण हम कर रहे हैं, वहाँ पर हरे राम हरे कृष्ण गाया जा रहा है और यहाँ पे हम पॉप संगीत गा रहे हैं। दादा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हिंदी में बहुत सारी भाषाओं को मिला दिया गया है, उर्दू के कुछ अल्फाज जो हैं उसमें शामिल कर दिए गए हैं और भी भाषाओं को मिला दिया गया, इससे कितना नुकसान हिंदी का हुआ है? देखिए, जब हम एक विशाल भारत की कल्पना करते हैं तो इस भारत में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक लगभग 24 भाषाएं राज्य भाषाओं का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं, जिनमें कश्मीरी है, मराठी है, पंजाबी है, तमिल भाषा है, तेलुगु है। और इसलिए कहीं ना कहीं जब हम एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कुछ गिव एंड टेक, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं गिव एंड टेक, तो इसको है ना कुछ हमें समझने के लिए कुछ से ग्रहण करना पड़ता है और कुछ अपना देना पड़ता है। और इसलिए जो नया एक परिवेश देश के अंदर तैयार हुआ, इस देश के परिवेश में अलग अलग भाषाओं के अलग अलग संपर्क शब्द हमने ग्रहण किए, और ये हमारी आवश्यकता थी और अनिवार्यता थी। इस देश में सदा ही हिंदी के साथ खिलवाड़ ज़्यादा हुई है, और इस खिलवाड़ का कारण क्या रहा है? वो रही है हमारे राजनेताओं की तुष्टीकरण की नीति। और अगर हम इतिहास की ओर जाना चाहें तो हम देखेंगे कि
सारा का सारा जो राष्ट्रीय परिवेश था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में था, और उसके विपरीत पंडित जवाहरलाल जी नेहरू चाहते थे कि राजगोपालाचारी जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, जबकि प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो। तो ऐसी स्थिति में जब राजगोपालाचारी जी को कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनकी भावनाओं को चोट लगी और राष्ट्रपति नहीं बन पाए, तो दक्षिण से राजगोपालाचारी जैसे प्रखर देशभक्त जिन्होंने संस्कृत में गीता और उसका हिंदी अनुवाद स्वतः किया है, ऐसे राजगोपालाचारी जी, परम पूज्य राजगोपालाचारी जी हिंदी के प्रखर विरोधी बन गए और हम तुष्टीकरण में लगे रहे। यही बात फिर दूसरी भाषाओं से, दूसरे स्थानों से चालू हुई। तो कभी हमने त्रिभाषा सूत्री फॉर्मूला तैयार किया, कभी 24 भाषाओं को नोट के ऊपर छाप दिया, और इस प्रकार से हम तुष्टीकरण करते रहे। एक सशक्त इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति हमने हिंदी को राजभाषा के, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारने की नहीं की। और जहाँ तक आपका मूल प्रश्न था कि हमने दूसरी भाषाओं से शब्द लिए, तो ये मानव प्रवृत्ति है। हमेशा से मनुष्य कुछ ना कुछ नया करने का और कुछ ना कुछ नया सोचने का पक्ष धर रहा है, और इसी में हमने अपने आसपास के परिवेश में, जब तमिलनाडु के हमारे बच्चे हमारे बुंदेलखंड में आते हैं, वो बुंदेलखंडी सीख जाते हैं और हमारे बच्चे उनसे अच्छी तमिल बोलने लगते हैं। इस कारण से ये शब्दों का जो आदान प्रदान और ग्रहण करना हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे देश की सांस्कृतिक एकता, राजनीतिक एकता को कारण है कि हमने दूसरी भाषाओं से शब्द लिए। इसमें एक बात और मैं छोटी सी कहना चाहूँगा जो अजीत भाई ने कही, हम जो अन्य भाषाओं के शब्द हिंदी में ले रहे हैं, ये एक शुभ संकेत है। इससे हिंदी समृद्ध होती है, और हिंदी की समृद्धि के लिए हमारी जो आंचलिक भाषाएं हैं, हमारी जो शासन के द्वारा स्वीकृत भाषाएं हैं, जो सारी की सारी संस्कृत मूल से उपजी हैं, अगर उनके शब्द हम हिंदी में समाविष्ट करते हैं तो निश्चित रूप से हिंदी अधिक समृद्ध होगी और वह भाषा जनभाषा के रूप में संपूर्ण देश में प्रचलित होगी। जैसा कि बात निकल कर आई है कि बहुत सारी भाषाओं को मिलाकर, बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को लेकर हिंदी में शामिल किया गया है, और विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हिंदी का उत्थान भी होगा। मैं लक्ष्मी जी आपसे जानना चाहूँगा, आपने हिंदी साहित्य को चुना है, हिंदी के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको? हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको प्रयोग करने में, यदि आप कहीं शिष्ट समाज में या सुसंस्कृत समाज में चले जाइए और जहाँ सब अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, वहाँ आप यदि हिंदी बोलते हैं तो आप उपहास के पात्र बनते हैं। मेरा एक वैयक्तिक अनुभव है, जब मैं पचमढ़ी में गाइड कमिश्नर की ट्रेनिंग में गई, वहाँ पर पूरे भारतवर्ष से शिक्षिकाएँ आई थीं, सभी कोई अंग्रेजी में अपना परिचय दे रहा था और मुझसे कहा गया, तो मैंने कहा हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है और मेरी भाषा हिंदी है, अतः मैं हिंदी में ही अपना परिचय मैं दूंगी। तो मैंने देखा सबकी आंखों में उपहास के भाव थे। तो हिंदी को हम अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा तो मानते हैं, पर उसकी उन्नति के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? कोई प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि हिंदी में संवर्धनशीलता है। हम देखते हैं कि फारसी के 2500 शब्द, उर्दू के 1500 शब्द, पश्तो भाषा के 150 शब्द, संस्कृत के सैकड़ों शब्द और अंग्रेजी के कई शब्द हिंदी भाषा ने ग्रहण किए हैं। और 1000 ईस्वी से अभी तक आती हुई हिंदी भाषा विभिन्न शब्दों को लेकर समृद्धि ही हुई है। ऐसी समृद्धि हिंदी भाषा को भी हम उपहास का भाव बनाएं, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने अच्छी वकालत की थी, फिर भी उन्होंने जो लिखा वो अंग्रेजी में लिखा, और जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था, महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया था। आज के पेपर में महात्मा गांधी का एक वक्तव्य है कि वो जब रास्ते में जा रहे थे, दो भाई बहन अंग्रेजी में बात कर रहे थे, तो उन्होंने उनको बुला के पूछा कि क्यों भाई, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने कहा हम पंजाब के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हें अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने में शर्म लगती है? अपनी माँ को माँ कहने में तुम्हें अपमान का अनुभव होता है? तुम्हें तो अपनी भाषा में बात करना चाहिए। तब उन्होंने हिंदी में और उसमें पंजाबी में बात की। आज हम देखते हैं कि टोक्यो विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर को अपने देश के साहित्यकारों के, रचनाकारों के, इतिहासकारों के सबके नाम मालूम है, पर क्या हिंदी देश के हम अपने यूनिवर्सिटी के HOD को पूछें या
हिंदी के विद्वानों से पूछें कि मध्य प्रदेश में कितने रचनाकार हैं या कितने इतिहासकार हैं, तो उनको वो मालूम नहीं होंगे। और सबसे बड़े गौरव की बात तो हिंदी के लिए ये है कि अपने देश में ज़रूर उपेक्षित है, पर 2007 में न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था और वहाँ के महासचिव ने जो भाषण दिया था वो हिंदी में दिया था। हिंदी के लिए ये गौरव की बात है कि विदेश में वो इतनी पूज्य है, और हमारे लिए ये उपहास की बात है कि आज राष्ट्रभाषा होते हुए भी हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। हमारी माँ है, माँ की सार्थकता के लिए क्या हम माँ दिवस मनाते हैं? भाई माँ कही जाती है इसलिए वो माँ है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है इसलिए वो राष्ट्रभाषा है। इसका अस्तित्व अक्षुण्ण रखने के लिए हमें हिंदी दिवस मनाने की क्या आवश्यकता है? वो अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है। तो संस्कृति जी, आप क्या मानती हैं, जिस तरह से हिंदी की उपेक्षा लगातार चल रही है, आने वाले समय में हिंदी कहाँ तक अपना स्थान बनाए रखेगी? पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हिंदी हमारे इस भारतवर्ष में किसी भी प्रदेश की भाषा नहीं है। ये एक मिलीजुली भाषा है जिसमें विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, हमारी आंचलिक भाषाओं के शब्द हैं। इसका निर्माण किया गया है, ये किसी प्रदेश विशेष की भाषा नहीं है। इसको जिस सहजता से महात्मा गांधी ने स्वीकार किया था और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था, उसी तरह इसको आज हमारे देश में लोकप्रिय होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पूर्व जो वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए, उन्होंने साफ कहा कि हम अभिभावकों की सबसे बड़ी गलती है कि जो अपने बच्चों को अंग्रेजी की ओर सम्मोहित कर रहे हैं। और इसका कारण भी बखूबी सब जानते हैं कि आज जो विकास के रास्ते खुल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पे अगर बच्चों को पहुंचना है तो उन्हें अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। दुर्दशा हमारे आपके द्वारा ही हिंदी की जा रही है, लेकिन मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ आज के भूमंडलीकरण के दौर में, जब सारी दुनिया एक हो रही है, बाजार चारों दिशाओं में खुल रहे हैं। अब चीनी और हिंदी भाषा दुनिया की सबसे अहम भाषाओं में से आज हमारे सामने है। हर देश में हिंदी भाषा को सिखाया जा रहा है। तो अपने देश में भले ये उपेक्षित हो, लेकिन मैक्स मूलर ने जैसा कहा था कि हमारे देश में भले हिंदी ना विकसित हो पाए, लेकिन दुनिया में ये भाषा बलवती बनेगी, क्योंकि एक ये गतिशील भाषा है। इसमें बहुत से शब्दों को समाहित करने की प्रारंभ से ही क्षमता रही है। मैं उसी क्षमता को ध्यान में रखते हुए आपसे ये कहना चाहूँगी कि हिंदी के बारे में जो आज हमारा समाज चिंतित है, उसे चिंतित नहीं होना चाहिए। दुनिया की एक अहम भाषा बनने जा रही है, और जो हमारे यहाँ उपेक्षा है, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे अभिभावक भी इस बात को समझेंगे कि आने वाला कल हिंदी का बहुत उज्ज्वल है। दीदी, आपसे जानना चाहूँगा, आपका विद्यालय मात्र कैसा है जहाँ आज भी हिंदी बरकरार है? कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ऐसे माहौल में? देखिए, हमारा तो विद्यालय हिंदी भाषी है, ये तो प्रसिद्ध ही है, और अंग्रेजी के विरोध में ही ये शिशु मंदिर प्रारंभ किए गए थे। पर आज की स्थिति में, क्योंकि अभी तक तो शिशु मंदिरों की मतलब बहुत अच्छी स्थिति थी, अब आज जो कहा कि अभिभावकों के द्वारा, अभिभावक खुद कुछ इंग्लिश ना जानता हो, पर वो चाहता है कि हमारा बालक इंग्लिश जाने, और यहाँ थोड़ा बहुत तो हमारे यहाँ पढ़ाएंगे, उसके बाद उनको लगेगा कि भाई अब हमें तो इंग्लिश मीडियम में ले जाना है, और इंग्लिश मीडियम ले जाते हैं। जब खुद अभिभावक पढ़ा हुआ नहीं रहता है तो 1-2 साल वहाँ पढ़ाएंगे। वहाँ तो ये जैसा दादा ने भी कहा और माननीय वर्मा जी ने कहा कि वहाँ यदि हिंदी बोलेंगे तो उनको पनिशमेंट किया जाएगा, और जब उनको हिंदी बोलते हैं पनिशमेंट किया जाता तो फिर उनको दूसरा रास्ता नहीं मिलता है, फिर उनको लगता अब कहाँ जाया जाए, फिर उनको शिशु मंदिर याद आती है, और लौट के फिर वो शिशु मंदिर आते हैं। तो जब हमारा हिंदुस्तान है और हमारी हिंदी भाषा ही है, तो हम तो हिंदी को अधिक से अधिक महत्व देना ही चाहिए। और जैसा कहा कि राजनेताओं के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा इसका विरोध हो रहा है, उनके विरोध के कारण नीचे भी विरोध चल रहा है, पर हम चाहते हैं, जैसा कहा कि आगे विदेशों में तो हिंदी का अनुकरण हो रहा है और हम इसका विरोध कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, तो हम अपनी हिंदी भाषा को तो जितना अधिक से अधिक महत्व दे सकें उतना महत्व देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा कि सारे विशेषज्ञों ने बताया, हिंदी के जानकारों ने बताया, आज एक सज्जन ने एक व्यंग फेसबुक के ऊपर लिखा कि श्राद्ध पक्ष की आज हिंदी को श्रद्धांजलि और नमन उस व्यक्ति को जिसने देश में सबसे पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला। देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, पर देश के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर स्थानीय न्यायालयों तक हिंदी का चलन कितना है उसके बारे में जानकारी लेंगे हम दीपक से। दीपक, आप अधिवक्ता भी हैं, पत्रकार भी हैं, किस दृष्टि से देखते हैं हिंदी को, खास तौर पर न्यायालयीन प्रक्रिया में?
महेंद्र जी, न्यायालयीन प्रक्रिया के पहले मैं छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारी जो पहचान है वो हिंदी से है, पर ये हमारे देश की विडंबना है कि जो हम कहते हैं वो हम करते नहीं हैं, और जो हम करते हैं वो हम कहते नहीं हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में तो बटे हैं, लेकिन ये जो पंक्ति है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हमारी जो पहचान है वो हिंदी से है। न्यायालयीन प्रक्रिया की जहाँ तक बात है तो हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो कार्रवाइयाँ होंगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगी। तो ये संविधान है। अगर इस विषय में हम ज़्यादा कुछ कहेंगे तो संविधान को चैलेंज करने वाली बात हो जाएगी। लेकिन महेंद्र जी, जो महत्वपूर्ण बात है, मैं जो हमारे एक्सपर्ट ने बात की है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि हिंदी का बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन वर्तमान दौर फटाफट संस्कृति का है। फटाफट संस्कृति में जो अभी स्लोगन चल रहा है वो है हिंदी मजबूरी है, अंग्रेजी जरूरी है। फटाफट संस्कृति है। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हमें ये आज बता दिया गया है कि अंग्रेजी के अलावा हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हम जब भी बात करते हैं, जैसे वर्मा जी ने अपनी पूरी बात रखी, उनने भी कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि पब्लिक स्कूल दोनों ही अंग्रेजी शब्द हैं। हम जिस विद्यालय में खड़े हुए यहाँ पे चारों तरफ हिंदी और संस्कृत की बात है, लेकिन आप जो लाइट के बोर्ड हैं उन पर देख सकते हैं कि पंखे की जगह एफ लिखा हुआ है, लाइट की जगह टी लिखा हुआ है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये क्या है, एक मजबूरी हो गई है। अंग्रेजी हमारी एक ऐसी मजबूरी हो गई है जिससे हम चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये मजबूरी अब हमारे अंदर आती जा रही है, और इस मजबूरी के कारण अंग्रेजी हमारे अंदर समाती जा रही है। और अब हिंदी की दुर्दशा, जो आपने बात कही थी कि हिंदी अगर कहीं बची है तो वो इस स्कूल में बची है, तो जितनी बची हुई है उसको हम ऑब्जर्व करते रहें और बहुत ज़्यादा इस मुद्दे पर हम इसलिए बहस ना करें क्योंकि हमने फिर वही बात कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो हम करते नहीं। अगर हम आज हिंदी को लेकर संकल्प लेंगे कि आप हम हिंदी को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से इस मुद्दे के बाद हम इस बात को यहीं ख़त्म कर देंगे और फिर वही अंग्रेजी की राग हम अलापने लगेंगे। ऐसा कि दीपक ने कहा, इसके अलावा एक बहुत बड़ा माध्यम मीडिया हो सकता था, समाचार संचार माध्यम हो सकते थे। हिंदी को लेकर बहुत सारे काम किए गए। पहले समाचार पत्र देश के बाद टीवी चैनल्स भी आए, दूरदर्शन भी इस देश में आया। पर आज के दौर में जो लोग टीवी के ऊपर काम कर रहे हैं उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? मनीष, बताएंगे आप एक टीवी रिपोर्टर हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हिंदी को लेकर? काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनना है तो आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। अगर हिंदुस्तान में आपको फिल्म अभिनेत्री बनना है या फिल्म अभिनेता बनना है और फिल्म हिट कराना है तो आपको हिंदी सीखना ज़रूरी है। इसके बावजूद भी हम अंग्रेज़ों की भाषा इंग्लिश अपनाने को तुले हैं। कहीं ना कहीं ये है कुछ नहीं, इट्स अ बाइट स्किन अट्रैक्शन। मीडिया में कितनी दिक्कत है? नहीं, मीडिया में बहुत दिक्कत है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाइट स्किन अट्रैक्शन जो रहता है, जो हम लोग अंग्रेजों से हमेशा अट्रैक्ट, हमें मालूम है कि हमारी ज़रूरत हिंदी है, हमारी मजबूरी हिंदी है, हमें कुछ करना है तो हमें हिंदी में ही करना पड़ेगा। लेकिन जो अट्रैक्शन है, जो एक हमारी आदत बन चुकी है लोगों को फॉलो करने की, उस कारण से हिंदी की आज ये दुर्दशा हुई है। अगर व्यक्ति अभी भी नहीं चाहते तो हम लोग की स्थिति धोबी के कुत्ते की तरह हो जाएगी। ना हम लोग घर के बचेंगे ना घाट के बचेंगे, धोबी के गधे की तरह स्थिति रहेगी। हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी बात रखी है। इस विद्यालय की छात्राएं यहाँ पर बैठी हुई हैं जो हिंदी माध्यम से पढ़ रही हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, आप लोगों के सवाल इन सारे लोगों से हो सकते हैं। क्या सवाल है, कितनी परेशानी आप लोगों को जाती है, आप बताएंगे। कितनी परेशानी जाती है जब आप स्कूल में हिंदी में पढ़ते हैं? वैसे तो है, परेशानी नहीं जाती है। आप बताएंगे आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब आप अब स्कूल में पढ़ते हैं? दूसरे स्कूल बच्चे जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। हमें हमारे स्कूल में कोई भी परेशानी नहीं होती है क्योंकि दूसरे स्कूल के बच्चे हमारी तरह हिंदी भी नहीं पढ़ पाते हैं जिस तरह हम हिंदी पढ़ते हैं। इसलिए हमें अपने इस स्कूल में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। कभी आपको लगा ऐसा कि आप दूसरे स्कूलों के बच्चों से पीछे हैं? नहीं, हमारे स्कूल में सबसे शुद्ध हिंदी बोली जाती है और यहाँ पे व्याकरण भी शुद्ध लिखाई जाती, पूरी ग्रामर और सब कुछ सही तरह से लिखाया जाता। और स्कूल परेशानी गई आपको दूसरे स्कूलों के बच्चों नहीं को देख के? और स्कूलों में पढ़ाया बस जाता है, लेकिन हमारे स्कूल में लिखाया भी जाता है। इससे हम लोग की हिंदी की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। आपको कभी कोई कठिनाई गई? आपने दूसरे बच्चों को देखा, दूसरे स्कूल के बच्चों को, और अब यहाँ आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, कोई परेशानी होती है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं होती। कैसा लगता है आपको जब दूसरे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं फटाफट और आप हिंदी बोलते हैं? एक तरह से अच्छा भी लगता है क्योंकि हम भारत देश के निवासी हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में हिंदी अधिक बोली जाती है, तो इस हिसाब से ठीक है, हम हिंदी बोलते हैं तो अच्छा है। आपको कोई परेशानी जाती है कभी? नहीं, कोई परेशानी, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसलिए हमें हिंदी का ही अनुकरण करना चाहिए।
इस तरफ आप लोग बताएंगे कभी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? कोई परेशानी का सामना नहीं करता है, भले वो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हम लोग को इस बात का गर्व रहता है कि हम सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा हैं। आपको हिंदी और अंग्रेजी में अच्छी भाषा कौन सी लगती है और क्यों लगती है? मुझे सबसे अच्छी हिंदी लगती है क्योंकि वह हमारी राष्ट्रभाषा है। और आप लोग बताएंगे आप लोगों को क्यों अच्छी लगती है हिंदी? हम लोग को हिंदी अच्छी लगती है। इस स्कूल में हिंदी के साथ साथ संस्कृति भी, हम लोग हिंदी बोलते हैं पर हम लोग को यहाँ के संस्कार अच्छे लगते हैं। हिंदी में हम लोग को संस्कार जो हिंदी में सब सिखाया जाता है वो हम अपने धारण भी करते हैं संस्कार। और इस स्कूल के कारण हम लोग को कभी वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और हिंदी हमारी मातृभाषा इसलिए हमें अच्छी लगती है। आप बताएंगे जब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार जो हैं वो अंग्रेजी में बोलते हैं टीवी के ऊपर, तब उनको देखकर कैसा लगता है आपको? थोड़ा देखने में तो सब लोग खुश होते हैं कि ये लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन अपने मन में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो दुख होता ही है कि ये लोग अपनी राष्ट्रभाषा को भी भूलते जा रहे हैं। वह राष्ट्रभाषा जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, आज लोग थोड़े ही लोगों में बची है और ज़्यादा लोग इसको महत्व नहीं देते। लेकिन हमें अपनी हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए कि हम भारतवासी हैं और हमें इस स्कूल में कोई भी परेशानी नहीं होती। हमें यहाँ की भाषा, शैली, संस्कार सभी दिए जाते हैं, लिखने का तरीका बताया जाता है, तो हमें अपने स्कूल पर और अपनी राष्ट्रभाषा पर बहुत गर्व है। दादा, आपने सुना, बच्चों को सुना, सारे बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या हकीकत है इनकी जो बातें हैं वो एकदम सही है? आज के दिन के हिसाब से तो लगता है कि दिन को देख के बच्चे बोल रहे हैं। मैं इन बच्चों की क्या कहूँ, मेरी खुद की छोटी छोटी नातनें हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा 25, तो वो बोली 25 क्या होता है? मैंने कहा 25। बोले हाँ ये बताइए, हिंदी में बोलिए। ये हमारी कहते हम कुछ हैं और हमारा परिवेश कुछ होता है। तो ये विसंगति जो है इसको दूर करने की आवश्यकता है। भाई दीपक ने अभी जहाँ तक न्यायपालिका की बात की, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। 2005 में कर्नाटक में कतिपय अभिभावकों का और छात्रों के और शाला प्रबंधन का विवाद इसी भाषा को लेकर हुआ और ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा और तत्कालीन प्रधान हमारे न्यायाधीश जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के श्री वेंकट चलैया और न्यायमूर्ति श्री चौहान, इनकी संयुक्त पीठ ने कर्नाटक में ये निर्देश दिए कि आप हिंदी को जो तिरस्कृत कर रहे हैं वह सर्वथा गलत है। सारी शालाओं में अनिवार्य रूप से हिंदी पढ़ाया जाना चाहिए और संपर्क भाषा हिंदी होना चाहिए। और उसके बाद से आज 2011 में 5-6 साल के बाद सारे कर्नाटक में जो भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल थे उन सब में अनिवार्य रूप से हिंदी के भाषा और हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में आने लगी है। और कर्नाटक जैसे दक्षिण भाषी क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व आज हिंदी का हो गया है। तो यदि न्याय के माध्यम से और दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से इसे लागू कराया जाए तो हमारी हिंदी को निश्चित रूप से सम्मानजनक स्थान मिलेगा। वर्मा जी, आपने भी सुना बच्चों को, बच्चे कह रहे हैं इस विद्यालय में पढ़ते इसलिए कह रहे हैं, पर आने वाला जो भविष्य है, बच्चे हैं, क्या वाकई में हिंदी का इतना सम्मान कर पाएंगे? वर्तमान स्थिति जो है उसके अनुसार तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों के बीच में हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। एक ही शर्त है कि हमारे देश के शिक्षक और अभिभावक, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, जब तक ये अपने बच्चों को हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे और उनकी शिक्षा का प्रबंध नहीं करेंगे, तब तक तो आप निश्चित मानकर चलिए कि हिंदी का भविष्य उज्जवल नहीं है। क्योंकि इसमें वो राजनेता भी शामिल हो जाते हैं। अजीत भाई ने शुरू में बात कही थी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य की। आप विश्वास नहीं करेंगे, तमिलनाडु से हिंदी साहित्य सम्मेलन की होने वाली परीक्षाओं में भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा प्रतियोगी शामिल होते हैं और हिंदी का सबसे ज़्यादा विरोध तमिलनाडु की सरकार के द्वारा किया जाता है। हमारे देश में जब तक ये शासन का पक्ष हिंदी के पक्ष में नहीं जाएगा, जब तक अभिभावकों का पक्ष हिंदी के पक्ष में नहीं जाएगा, जब तक ये चारों तरफ के आकर्षण जो अंग्रेज़ी में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जैसे कि आपने फिल्म अभिनेताओं की बात कही, खाते हिंदी का हैं, बोलते अंग्रेज़ी का है, ये परिस्थितियां जब तक और ये विषमताएं, ये विसंगतियां जब तक नहीं बदलेंगी, इनमें परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हिंदी का भविष्य जहां है वहीं रहेगा। मेरे को इसमें कोई भी बहुत
अतिशयोक्ति से बात नहीं करूंगा, मुझे इसमें कोई भी भविष्य उज्ज्वल नज़र नहीं आता है। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है, क्योंकि मैं स्वतः, जैसा कि दीपक ने कहा कि आपने पब्लिक स्कूल कहा, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया। पब्लिक स्कूल मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि लोगों की समझ में आ जाए। अगर मैं उसे जन विद्यालय कहूँगा तो लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जन विद्यालय आपकी पहुँच से दूर है, लेकिन पब्लिक स्कूल आपकी तत्काल समझ में आ जाता है। वही बात मैंने कही कि विदेशों के शब्द, आंचलिक भाषाओं के शब्द, हिंदुस्तान की 24 वे भाषाएं जिन्हें कि शासन ने स्वीकृत किया है, उनके शब्द अगर हम अंग्रेजी में शामिल करते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द आता है, आप डिक्शनरी उठा कर देखिए, पक्का, पक्का रोड। ये पक्का क्या है? ये हिंदी का शब्द है जो अंग्रेजी में गया है। तो अंग्रेजी से अगर हम पब्लिक स्कूल ग्रहण कर लेते हैं और उसे हिंदी का शब्द मान लेते हैं। स्टेशन, कितने लोग जानते हैं कि स्टेशन में हिंदी में, मैं आपसे पूछता हूं कि हिंदी शब्द बताइए स्टेशन का, आप नहीं बता पाएंगे। बस स्टैंड का हिंदी शब्द बताइए, आपकी पहुंच के बाहर की बात है। तो ये सारे के सारे शब्द हमें हिंदी में शामिल कर लेना चाहिए, तब हिंदी समृद्ध होगी। और इस समृद्धि के साथ फिर हम हिंदी का एक ऐसा कलेवर प्रस्तुत करें जो समस्त भाषाओं का मिश्रण हो, जनभाषा के रूप में हमारे सामने आए। वही जनभाषा हिंदी हमारे देश की भाषा अगर बनेगी तो भविष्य उज्ज्वल है। और वही हिंदी जो एक कहना चाहिए कि हम वर्षों से एक लीक पीटते चले आ रहे हैं, अगर उसकी हम बात करेंगे संस्कृत निष्ठ हिंदी की, तो वह संस्कृत निष्ठ हिंदी निश्चित रूप से न इन बच्चों की समझ में आने वाली है, न हमारी समझ में आने वाली है महेंद्र भाई, और न आपकी समझ में आने वाली है। महेंद्र भाई, सबसे ज़्यादा अगर नुकसान जो हिंदी का हुआ है, उसमें जो अंग्रेजी से हिंदी शब्दों का जो अनुवाद हुआ है, उस अनुवादकर्ताओं ने भी बहुत क्षति पहुंचाई है। उदाहरण के तौर पे आपने भी इसे बस स्टैंड का उदाहरण दिया या लाइट का उदाहरण दिया, दूसरे उदाहरण दिए। मुझे याद आता है कि सिग्नल, किसी भी आदमी से आप कहोगे सिग्नल क्या होता है तो वो समझ जाता है, पर अगर उसका अनुवाद किया गया तो कहा दिशा सूचक गमना गमनम लौह पट्टिका। तो क्या ये हिंदी का हमारे बच्चे या हमारी पीढ़ी को इतनी फुर्सत है इतना लंबा शब्द लेने की? तो इन अनुवादकों ने भी बहुत ज़्यादा क्षति हिंदी की पहुंचाई, हिंदी भाषियों ने ज़्यादा क्षति पहुंचाई। जैसा कि अभी तक बात सामने निकल कर आई है कि फटाफट दौर है, लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, तेज़ी से भाग रहे हैं, और इस भागम भाग में उनके पास समय नहीं है कि वो अपनी भाषा को भी तरीके से बोल पाएँ। ये हमारा पहला पड़ाव है। एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटे से अंतर के बाद हम आपसे फिर से मिलेंगे। कहीं जाइएगा मत, थोड़ी ही देर में फिर से लौटते हैं। क्या हो रहा है आपके शहर में? क्यों परेशान है जनता? क्यों खौफ के साए में है व्यापारी? आग में झुलसती महिलाएं और बेखौफ है अपराधी? क्यों निडर है चोर? बेकाबू हुए गुंडे? चोरों के पीछे है किसका साथ? गुंडों के सिर पर है किसका हाथ? पल पल सुलगते सवाल, पर मिलेगा सबका जवाब। देखते रहिए लकी एससीसी न्यूज। एक संक्षिप्त अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। मैं भी प्रयोग कर रहा हूं कि बोलचाल की भाषा में जब हम अंग्रेजी के गुलाम हो ही चुके हैं तो कहीं ना कहीं प्रयास ज़रूर करें कि हम कम से कम आज के दिन, आज की इस परिचर्चा में हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर सकें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं, वर्मा जी हैं, अजीत दादा हैं, लक्ष्मी ताम्रकार जी हैं, संस्कृति परिहार जी हैं और गुरमाला जैन जी हैं। हमारे दोनों पत्रकार दीपक और मनीष भी हमारे साथ में हैं। हम अब अपनी परिचर्चा के इस अगले दौर में बात करेंगे हिंदी की दुर्दशा के बारे में और उसमें क्या सकारात्मक कार्य हो सकते हैं जिसके माध्यम से हिंदी हमारी असली मायने में राष्ट्रभाषा खिला सके। वर्मा जी, क्या लगता है आपको, क्या आप लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं जो आज दौर आप खासतौर पर दमोह जैसे शहर में देख रहे हैं? निश्चित रूप से आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हम लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए भी जिम्मेदार हैं क्योंकि हम उस जनमानस का हिस्सा हैं जो जनमानस हिंदी के प्रति उतना जागरूक नहीं रहा जितना स्वतंत्रता आंदोलन के समय में था या स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले था। तो हम भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्यों हमें भी अपने बच्चों को लगता है कि ये भी थोड़ी सी अंग्रेजी सीखें। वो एक अजीब सी गुलामी की फीलिंग या भावना जो हमारे अंदर है वो अभी तक समाप्त नहीं हो पाई है। दादा, आपको नहीं लगता कि आप जैसे लोगों को इस विषय में काम करना चाहिए था? जो आने वाली पीढ़ी है, आपके बाद की जो पीढ़ी है, उसके लिए हिंदी के लिए समर्पित करना चाहिए सर? भैया 68 में हमने सबसे पहले दमोह शहर बंद कराया था हिंदी के लिए, और तब हमने बोर्ड तोड़े थे अंग्रेजी के सारे जितने हमारे प्रसाधन थे उनको तोड़ा, स्टेशन के बोर्डों को तोड़ा,
और उग्र प्रदर्शन एक छात्र नेता के रूप में किया। पर उसके बाद फिर स्थिति जैसी होती है कि जो कहावत है हमारे यहाँ चलती है कि जे ही विधि राखे राम तही विधि रखिए, जैसा फिर रखा गया, जैसी हमारी व्यवस्था ने हमको रखना चाहा उसी व्यवस्था के सांचे में हम ढल गए। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जितना तेज़ी से हमें हिंदी के लिए कार्य करना था उतने तेज़ी से हम कार्य नहीं कर पाए, और उसके लिए हम भी दोषी हैं और सभी समान रूप से दोषी हैं। हम नारी शक्ति से जानना चाहेंगे, आप लोगों की नैतिक जवाबदारी थी कि आपके जो परिवार है, आप जिस विद्यालय में रहे हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग होना चाहिए था, आपने कितना प्रयास किया? मैंने 42 साल नौकरी की है और 36 साल महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला में। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि हिंदी का ही प्रयोग हो, हिंदी में ही वार्तालाप हो। यहाँ तक कि अंग्रेजी के भी पीरियड में छात्राएं हिंदी में बात कर सकती थी, कोई मनाही नहीं थी। मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रभारी थी, हिंदी में वाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, ये सब होते थे, जिसका यानी छात्राओं का मनोनयन मैं करती थी, उनको लिख के देती थी, उनको हर स्कूल में हर जगह ले जाती थी जहाँ ये कार्यक्रम आयोजित होते थे। मेरे पढ़ाए विद्यार्थी बड़े अच्छे अच्छे पदों पर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्राचार्य हैं, रूबीना पनवेली वाला, डॉक्टर दीपा बुधवानी, और भी कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज मेरी पढ़ाई हुई हिंदी और संस्कृत दोनों को याद रखते हैं। कहते हैं कि जैसे बहन जी आपने पढ़ाया है तो मुझे अभी तक याद है, मुझे कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती कि पढ़ाना पड़े। पर वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा का युग है। मेरे पूरे घर के बालक बालिकाएं भतीजे इसी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं और मेरा प्रयास ये रहा है कि भारतीय संस्कृति और हिंदी को सीखें, हिंदी से अनुप्राणित हो, ताकि उन्हें भविष्य में हिंदी के लिए शर्मिंदगी न उठाए। मैडम आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो अभी शिक्षा दीक्षा दे रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, कितनी कोशिश करते हैं आपकी हिंदी जिंदा रहे? मैं अपने विद्यालय में आमतौर पर साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रशय देती हूँ, बच्चों को स्वतः लिखने की प्रेरणा देती हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा क्षेत्र बुंदेलखंड भाषा बोलने वाला क्षेत्र है। बच्चों की भाषा में सुधार हो, मेरी ये कोशिश रहती है, और उनको कंपटीशन में आगे ला करके हिंदी बोलने का कम से कम अभ्यास और लिखने का करवाती हूँ। कभी कभी बीच बीच में निबंध लेखन, काव्य लेखन जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं, उनमें जो अशुद्धियां रहती हैं उनको संशोधित कर उनको बताते हैं कि ये बुंदेली शब्द की जगह आप हिंदी का ये प्रयोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दीदी आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे वो हिंदी का विद्यालय है, इन बच्चों में किसी तरह की हीन भावना उत्पन्न ना हो दूसरे बच्चों को देखकर, इसके लिए कितने प्रयास आप करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ के पढ़े हुए जो बालक हैं, जैसा अभी दीदी ने कहा कि हिंदी और संस्कृत, आज हमारे यहाँ के जो पढ़े हुए विद्यार्थी, मेरे खुद पढ़ाए हुए, कोई कमिश्नर कस्टम में है तो कलेक्टर भी है, और ये हमारे यहाँ जैसे दादा के ये अनुनय हैं, अभिनय हैं, ये सब हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं। तो ये, और हमारे यहाँ के बेंगलोर में कम से कम 100 बच्चे बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं, और उनको अभी भी शिशु मंदिर से इतना लगाव है कि वो आते हैं और वो हमारे सारे भैया बहनों के बीच में आके यही बात कहते हैं कि आपको लगता होगा कि इंग्लिश का दौर है, देखिए मैं भी हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, इसी विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ और आज इस पद पर बैठा हूँ। तो बच्चों को यही प्रेरणा देते हैं। पर हाँ, इसका भुक्तभोगी भी हम लोग हैं, क्योंकि जो हमारे विद्यालय में ऐसी भीड़ लगी रहती थी, जब अरुण कक्षा में प्रवेश होता था तो हम लोग 9 बजे से फॉर्म देना शुरू करते थे, तो यहाँ 7 बजे से लाइन लग जाती थी। पर आज स्थिति वो नहीं है, सबको लगता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल इंग्लिश ही पढ़े, पर ऐसा नहीं है। हिंदी पढ़ने वाले भी यदि जो पढ़ने में हैं, तो ऐसा नहीं हमारे विद्यालय में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, इंग्लिश का भी पीरियड बराबर होता है, और जो पढ़ने वाले अच्छे हैं वो हिंदी पढ़ने के बाद भी इंग्लिश पढ़ के बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं। और हम तो चाहेंगे, क्योंकि हमारा तो हिंदी मीडियम है, इसलिए हम तो हिंदी को बढ़ावा देना चाहेंगे और देते हैं। हमारे मेहमान कह रहे हैं कि वो हिंदी को बचाने के लिए, हिंदी को सहेजने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। नई पीढ़ी जो इस समय काम कर रही है उनसे जानना चाहेंगे, आपने 5 लोगों की बातों को सुना है, क्या इन 5 लोगों ने ईमानदारी से हिंदी को बचाने के लिए काम किया है? महन जी, हम पूरे देश की बात करते हैं। हमारे देश की ये विडम्बना है कि जिसकी भी दुर्दशा होती है उसका हम दिवस मनाने लगते हैं। आप देखें, मजदूर दिवस हम मनाते हैं, मजदूरों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। हम महिला दिवस मनाते हैं, महिलाओं पर अत्याचार शुरू से होते आ रहे हैं। शिक्षक दिवस हम मनाते हैं, शिक्षकों की क्या दुर्दशा है ये शिक्षक ही जान सकते हैं, और अब हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो ये दुर्दशा का प्रतीक है दिवस मनाना। तो जो हम हिंदी की बात कर रहे हैं,
ये हम उस हिंदी जो दुर्दशा से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप 5 लोगों की बात आपने सुनी है, इनके प्रयास कितने सकारात्मक हैं? इनके प्रयास सकारात्मक है कि अगर हम दीदी की बात करें तो दीदी ने कहा कि इस स्कूल से, हिंदी स्कूल से निकले हुए बच्चे बेंगलोर में हैं। मेरा भाई भी बेंगलोर में है, इसी स्कूल से पढ़ा हुआ है, एयरसेल कंपनी में कार्यरत है। तो ये नहीं है कि हिंदी से पढ़ा हुआ बच्चा कहीं अच्छी कंपनी में नहीं जा सकता है। लेकिन एक छोटी सी परेशानी उसको आज भी ये होती है कि उतनी तेज़ उसकी इंग्लिश नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं और जब इनके मार्केटिंग मैनेजर या इनके बाहर के लोग आते हैं तो इनसे बात करने में थोड़ा सा हेजिटेशन जरूर होता है। तो इंग्लिश, वही बात आ जाती है कि इंग्लिश ज़रूरी है और हिंदी थोड़ी सी मजबूरी है। मनीष, आपको क्या लगता है, 5 लोगों की बात सुनिए, 5 वरिष्ठ लोग हैं, शहर के जिम्मेदार नागरिक हैं, इनके प्रयास कितने ठीक ठाक रहे हैं हिंदी को बचाने के लिए? भाई जी, जो अंग्रेजी का तूफान है उसमें कहीं ना कहीं जो कश्ती को बचा के रखा है लोगों ने, मैं इनके प्रयास पर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन हमारा कल्चर बन चुका। आज यहाँ पे जितने ही बच्चे हैं सभी ने कहा कि इन्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब इस कैंपस से बाहर निकलेंगे और जॉब की तलाश करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको परेशानी जाएगी। आज मैं एक हिंदी न्यूज़ चैनल का संवाददाता हूँ, लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझे उसमें अंग्रेजी बोलनी पड़ी थी। कहीं ना कहीं ये जो 2 मुखौटे हम लोग पहन के जी रहे हैं, ये सच्चाई है और इससे हम बच नहीं सकते। ये दौर बड़ा अजीब है, जहाँ पहले राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया, फिर इंग्लिश ने यहाँ पर कब्जा किया और आज हिंदुस्तान के नागरिक हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर इंग्लिश बोलते हैं। और बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में एक नया शब्द प्रचलन में आया है जिसे लोग बुंगलिश कहते हैं। बुंदेलखंड के लोग भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अपने तरीके से बोलना चाहते हैं, पर उनके शब्दों में कहीं ना कहीं से अंग्रेजी के साथ साथ बुंदेली का मिश्रण भी होता है। हमारे साथ कल की पीढ़ी, कल का भविष्य यहाँ पर है, ये बच्चे हैं, इनसे जानना चाहेंगे, इनके जहन में कोई सवाल हैं हमारे मेहमानों से। आप बताइए क्या सवाल करना चाहेंगे, किससे करना चाहेंगे? मैं इन दीदी से सवाल करना चाहूँगी, हिंदी को अन्य देशों में महत्व दिया जाता है लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? आपसे सवाल है, क्यों नहीं दिया जाता महत्व? बेटा, यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि हम सभी लोग भी अंग्रेजी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं और विदेशों में हिंदी इसलिए जा रही है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और आजकल भूमंडलीकरण का दौर है, बाजारवाद हम पर हावी है, बाजार बनाया जा रहा है। जैसे चीन की सामग्री आप लोग खरीदते हैं, अभी हमारे भाई साहब ने पूछा था आप क्या पसंद करती है, बोला चाउमीन। तो आज हिंदी विदेशों में इसलिए जा रही क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट यहाँ बेचना है। चाइनीज सामान भी यहाँ आ रहा है और मैं अभी चर्चा कर रही थी कि कल के दिन हमें चीनी शब्द भी सीखना पड़ेंगे उनका सामान यदि हमें उनसे खरीदना है तो, या चीन जा कर के मार्केट में हमें अपना कुछ खरीदना है सामान। तो इसलिए विदेशी लोग हिंदी भाषा सीख रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा बाजार है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और यही मेरी उम्मीद है कि विदेशी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा सीखेंगे। आप सवाल करना चाहेंगे? मैं श्री मनीष जी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब व्यक्ति की योग्यता उसके अंदर से होती है तो भाषाओं को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? अच्छा सवाल है, वर्मा जी से है या अजीत दादा से? अजीत दादा, सवाल को फिर से दोहराएंगे। जब व्यक्ति की योग्यता उसके अंदर होती है तो भाषा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। व्यक्ति की जो योग्यता होती है वो उसकी निजी धरोहर होती है, पर जब व्यक्ति से उसके अंदर का व्यक्ति और बड़ा व्यक्ति, महामानव, अति मानव जैसी श्रृंखला में आना चाहता है तो उसे अपने आप से बाहर निकल करके सार्वजनिक मंच पे आना पड़ता है और इस सार्वजनिक मंच पर आने के लिए उसे एक ना एक माध्यम चुनना पड़ता है और वह भाषा का हमारा सबसे बड़ा माध्यम होता है। चाहे वो किसी भी प्रयोगात्मक परीक्षा में जाए, किसी भी स्थान को वो चुने, चाहे वह इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे कॉलेज में प्रोफेसरी हो, वकालत हो, जहाँ भी उसे जाना पड़ेगा उसे एक ना एक विषय में पारंगत होना अति आवश्यक है और उसके लिए जो सबसे सशक्त जो उसका विषय वस्तु है जिस भाषा में मिलेगी उसमें उसे पारंगत होना पड़ेगा, इसलिए भाषा को महत्व दिया जाता है। इस तरफ आप लोगों में से कौन पूछना चाहेगा सवाल? आप पूछिए। मैं दादाजी से ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि मैं इतनी देर से देख रही थी कि हम देखते हैं कि अंग्रेजी का जो शब्दकोश होता है, इंग्लिश डिक्शनरी, उसके लिए ज़्यादा महत्व दिया जाता, लेकिन जो हिंदी शब्दकोश होता है उसके लिए क्यों नहीं उतना महत्व देते? सर, आपसे सवाल है, हिंदी के शब्दकोश को ज़्यादा महत्व क्यों नहीं दिया जाता जबकि अंग्रेजी के शब्दकोश को ज़्यादा तहरीर दी जाती है? अब शब्दकोश की जहाँ तक बात आती है बेटे, तो ये भाषा पर ही पूर्ण रूप से निर्भर करता है, क्योंकि आप जिस भाषा में पारंगत होना चाहेंगे आपको उस भाषा का शब्दकोश प्रयोग में लाना पड़ेगा। अगर आप हिंदी में पारंगत होना चाहते हैं तो हिंदी के शब्दकोश को देखिए,
अगर आप अंग्रेज़ी में पारंगत होना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी का शब्दकोश देखिए। जैसा कि अब एक प्रश्न किया गया था, तो मैं कहना चाहूँगा कि भाषा हमारे भावों की अनुवर्तनी होती है। हमारे मन में जो विचार आते हैं वो हम भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और हम जानते हैं कि हमारी भाषा में विचार करने का सबसे सशक्त माध्यम हिंदी है, क्योंकि हम हिंदी में ही सोचते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं और हिंदी में ही बतियाते हैं और हिंदी में ही लोगों को समझाते हैं। इसलिए अगर आप हिंदी को और ज़्यादा परिष्कृत करना चाहते हैं, हिंदी का और ज़्यादा अध्ययन कीजिए, हिंदी के शब्दकोशों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी भाषाओं का तिरस्कार मत कीजिए। हम जानते हैं कि हमारे देश में अब हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों साथ साथ चलने वाली है, इसलिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी का भी अध्ययन कीजिए। बहुत सारी डिक्शनरियाँ ऐसी आ गई हैं आजकल, आप देख रहे हैं शब्दकोश से आ गए हैं, जो हिंदी से अंग्रेज़ी में शब्दों का अर्थ बताते हैं, हिंदी से फ्रेंच में उनके शब्दों का अर्थ बताते हैं, हिंदी से जर्मनी में उन शब्दों का अर्थ बताते हैं। तो एक बहुभाषी शब्दकोश भी प्रकाशित हुआ है नालंदा की तरफ से, आप उसका अध्ययन कीजिए, उसमें आपको हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं के शब्द भी समानांतर रूप से मिल जाएंगे। इस तरफ आप लोगों में से कौन सवाल करना चाहेगा? आप करेंगे। मेरा सवाल दादा से है कि आप कोर्ट में या अदालत में कौन सी भाषा ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हिंदी या इंग्लिश, और क्यों? आपसे सवाल है दादा कि आप न्यायालयीन प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी या अंग्रेजी? देखिए, हमारी न्यायालयीन भाषा हिंदी है, पर जितने भी हमारे यहाँ जितने भी नज़ीरें आती हैं, जिनको हम रूलिंग्स कहते हैं या लीडिंग केसेस कहते हैं, न्याय दृष्टांत, वे सारे के सारे अंग्रेजी में हैं। मूलतः जो भारतीय कानून हैं वो सारे के सारे अंग्रेजी के बने हुए हैं और उनका हिंदी अनुवाद है। पर जो मैंने पहले कहा था कि हिंदी अनुवाद है, बहुत कठिन है। अगर कोई एक छोटी सी बात को हम लिखें, मैं कहूँगा आपसे कि सुसंगत तथ्य, और आप कहेंगे रेलेवेंट फैक्ट, तो जो मूल शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और न्यायालय को समझने के लिए उसमें हमें अंग्रेजी की भाषा के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। पर सबसे ज़्यादा व्यवहारिक पक्ष अगर हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो वो होती है हमारी बुंदेलखंडी, क्योंकि हम तो अंग्रेजी जानते हैं, माननीय न्यायाधीश अंग्रेजी जानते हैं, सामने वाले वकील साहब अंग्रेजी जानते हैं, पर जो पक्षकार आया है ना वो ठीक से हिंदी समझता है और ना वो सुसंगत तथ्य जानता है, ना वो रेलेवेंट फैक्ट जानता है। हम तो कहते हैं कि मतलब की बात बताओ, तो वो मतलब की बात बताओ वो तो वो जानता है। तो हमें सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर किसी का करना पड़ता है तो अपनी बोली बुंदेलखंडी का करना पड़ता है। इस तरफ आप लोगों में से कौन सवाल पूछेगा? आप पूछेंगे, बताएं। जैसे कि आज हम लोग हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो हमारा भविष्य क्या होगा? मनीष जी से। मनीष, आपसे सवाल है, बच्ची पूछ रही है कि हम लोग हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं, भविष्य अंग्रेजी का है, तो इनका भविष्य क्या होगा? महेंद्र जी, जब मैं अंग्रेजी सीखने गया था तो मेरी जो पहली क्लास थी उसमें मुझे सिखाया गया था कि जितनी अच्छी आप हिंदी बोलते हैं उतनी ही अच्छी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक हिंदी स्कूल में पढ़ते हैं तो अपनी हिंदी को एकदम परफेक्ट कीजिए। अगर आप परफेक्ट हिंदी जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपके भविष्य में आपके पास एक रास्ता रहेगा कि आप कोई क्लास ज्वाइन करके अंग्रेजी सीख सकते हैं और उतने ही अच्छे अंग्रेजी में अपने आप को पारंगत कर सकते हैं और एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं। इस तरफ से सवाल आप करेंगे। सभी बच्चे इंग्लिश की कोचिंग जाते हैं, आखिर इंग्लिश में ऐसी कौन सी बात है जो सभी लोग इंग्लिश को अधिक महत्व देते हैं और हिंदी को क्यों नहीं? बच्ची पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या है अंग्रेजी? अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और यह युग प्रतिस्पर्धा का युग है। जब आप आगे बढ़ेंगी और नौकरी तलाशेंगी तब आपको पता चलेगा कि हमने हिंदी पढ़ी सो तो ठीक है, पर अंग्रेजी में हम इतने होशियार क्यों नहीं हुए कि हम प्रतिस्पर्धा की परीक्षाएं जीत सकें। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में यदि काम करना चाहें, अच्छी नौकरी करना चाहें या विदेश जाना चाहें, तो क्या आप न्यूयॉर्क या अमेरिका के हवाई अड्डे पे उतर के हिंदी बोलोगी कि आप हमें यहाँ पर ले चलिए? कोई आपकी भाषा को समझेगा? नहीं समझेगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए इसकी
कोचिंग ज़्यादा है और हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, स्वमेव समझ में आती है। हम हिंदी पढ़ते हैं, हमें ज़्यादा किसी की समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना हमें शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है। पर जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हमें शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है, उसकी कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम अंग्रेजी की कोचिंग करते हैं ताकि हमें भविष्य में प्रतिस्पर्धा में के परीक्षाओं में सफलता मिले और हम हास्यास्पद स्थिति में ना रहें। और किसी का कोई सवाल है? हमारे भारत देश में हिंदी से ज़्यादा महत्व अंग्रेजी को क्यों दिया जा रहा है और हम ऐसा क्या करें कि हमारे भारत में हिंदी को ज़्यादा महत्व मिले? दीपक, आपने सवाल सुना बच्ची के, क्या कहेंगे इस सवाल के? महेंद्र जी, हमारे देश में जो कहा कि हिंदी की जगह अंग्रेजी को क्यों महत्व दिया जाता है, तो जो मुझे लगता है हमारा देश भाषावाद में फंसा हुआ है। हमारी कई क्षेत्रीय भाषाएं, 24 भाषाओं के बारे में दादा ने कहा है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस भाषा को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हम इंग्लिश और हिंदी से ज़्यादा बुंदेलखंडी को तवज्जो देते हैं। और जितनी भी क्षेत्रीय भाषा हैं, तो जब तक ये देश भाषावाद में फंसा रहेगा तब तक अंग्रेजी को महत्व मिलता रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अभी मैडम ने बताया है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के कारण ये जग प्रचलित है। तो हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, उसके बाद हम अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देते हैं, हम हिंदी को महत्व नहीं देते हैं। तो अगर हमें हिंदी को महत्व देना होगा तो एक अन्ना हजारे को पैदा करना होगा जो हिंदी के लिए आंदोलन करें, क्योंकि हमारा देश तभी जागता है जब हमारे देश में कोई आंदोलन होता है या कोई अनशन पर बैठता है, और भाषावाद से हमें मुक्ति पानी होगी, तभी हिंदी का भविष्य उज्ज्वल होगा। आप लोग में से किसी और का सवाल, आखिरी सवाल आप पूछ सकते हैं। अगर हम किसी विद्यालय में, हमारे विद्यालय की कोई प्रतिस्पर्धा परीक्षाएं होती हैं तो उसके जो अन्य विद्यालय के विद्यार्थी होते हैं वो अंग्रेजी के 2 शब्द भी बोलते तो उन्हें अधिक महत्व दिया जाता है, और हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो हमें कम महत्व दिया जाता है। तो क्या इसका कारण आप शिक्षक शिक्षिकाओं ने ही तो हिंदी का महत्व तो नहीं घटा दिया? बहुत बड़ा सवाल है। आपके विद्यालय की छात्रा है, उसका कहना ये है कि जब किसी प्रतिस्पर्धा में शामिल होती है तो जो दूसरे छात्र आते हैं, यदि वो 2-4 अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनको ज़्यादा नंबर दे दिए जाते हैं, बनस्पत इसके कि हिंदी बोलने वाले, शुद्ध हिंदी बोलने वाले बच्चों को कम अंक मिलते हैं। ऐसा अपने विद्यालय के द्वारा यदि कोई प्रतियोगिता आयोजित होती है तो उसमें ऐसा नहीं होता। अपन ऐसा इसलिए करते क्योंकि बाहर के बच्चे आए हैं, तो भाई बाहर के बच्चे अपने यहाँ आए हैं तो इंग्लिश के कारण उनको नहीं दिया जाता पुरस्कार, क्योंकि बाहर के बच्चे वो मेहमान हैं। अपने बच्चों का तो अपने हमेशा कार्यक्रम होता ही रहता है। यदि अपने विद्यालय की तरफ से कोई प्रतियोगिता आयोजित होती है तो ये ध्येय रहता है कि बाहर के बच्चे, इसलिए उनको पुरस्कार दिया जाए, इंग्लिश के कारण नहीं दिया। क्योंकि जब हम अपना खुद हिंदी मीडियम है तो हम ऐसा क्यों करेंगे कि हमारे बच्चों को अपन इंग्लिश के कारण उनको प्रोत्साहन देंगे? ये प्रश्न, ये नहीं। मुद्दा बहुत बड़ा है, हिंदी का मुद्दा बहुत बड़ा है। देश में कई सारे मुद्दे थे, पर जो भाषा का मुद्दा था वो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए था, क्योंकि भाषा हमारी पहचान है। हिंदी बहुत बड़ी है, 1011 वर्ष पुरानी भाषा है, और उतनी बड़ी बहस यहाँ पर होगी। बच्चों के जहन में, बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, पर समय की कमी हमारे साथ में है, जिस कारण से हम बहुत सारी चीज़ें सब दर्शकों के सामने नहीं ला पा रहे हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हिंदी गंगा की तरह है, गंगा जल की तरह है, जिसमें बहुत सारा प्रदूषण तो है, तो उसके बाद भी गंगा निर्मल और स्वच्छ है। इसी तरह से हिंदी है, जिसमें बहुत सारी भाषाओं को तो मिलाया गया है, पर हिंदी कहीं ना कहीं पाक और साफ है। कोशिश करनी होगी कि हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी अपनी भाषा, हमारी मातृभाषा नए आयाम तय करें, प्रगति की ओर हो, और जैसा कि दीपक ने कहा था, हम गर्व से कह सकें हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान की भाषा हिंदी ही हो। हम समय की कमी को देखते हुए अपने मेहमानों से क्षमा चाहेंगे, बच्चों से क्षमा चाहेंगे कि उनके सवालों को ठीक तरीके से उठा नहीं पाए। आपको ये परिचर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हम धन्यवाद देते हैं अपने तमाम मेहमानों का, श्री अजीत श्रीवास्तव जी का, श्री सत्यमोहन वर्मा जी का, लक्ष्मी ताम्रकार जी का, सुसंस्कृति परिहार जी का, और इस विद्यालय की प्राचार्य गुणमाला जैन जी का, और हमारे साथी दोनों पत्रकार दीपक श्रीवास्तव और मनीष सोनी के साथ हमारे कैमरामैन इम्तियाज चिश्ती और अरशद खान और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम फिर किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।